India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़े खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल अदालत ने कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था, मगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर शीर्ष अदालत ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेना में स्थायी कैप्टन के पेंशन के भुगतान से संबंधित वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 4 हफ्ते में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया। कोर्ट ने 14 नवंबर तक इस मसले पर केंद्र सरकार को फैसला लेने का आदेश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिए जाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी देते हुए कहा है कि हम 5 लाख का जुर्माना लगा रहे हैं। केंद्र सरकार के लिए पेश वकील ऐश्वर्य भाटी ने आग्रह किया है कि हमें 3 महीने का समय दें और हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे खेद है कि कोई निर्णय नहीं हुआ है। और कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और ऐसे में इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत स्थायी कैप्टन को दे पेंशन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान पूछा कि कितने साल तक ऐसा चलता रहेगा। वो सेना के रिटायर्ड कैप्टन हैं और उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। उनकी सरकार इन लोगों तक पहुंच नहीं रही है और ऐसे में या तो सरकार 10% अधिभुगतान करना शुरू करें या जितना बनता है उतना भुगतान करें। आप अपना विकल्प चुनें। पीठ ने कहा कि 2 लाख रुपए की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया गया तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन की 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश देंगे। इस मामले में अगली तारीख 15 नवंबर तय कर दी गई है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पतंजलि और दिव्य फार्मेसी द्वारा 14 आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री जारी की है और इनके लाइसेंस पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा निलंबित किए गए थे और क्योंकि निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है और इस मुद्दे पर एक नया फैसला राज्य सरकार के पास लंबित है। इस दलील पर विचार करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उत्तराखंड सरकार 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला ले और न्यायालय को इसकी जानकारी दे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आईएमए की ओर से पेश वकील ने कहा कि 14 दवाएं ओवर द काउंटर उपलब्ध है। भले ही पतंजलि ने संबंधित लाइसेंस के निलंबन के मद्देनजर पहले कथित तौर पर उनका निर्माण बंद कर दिया था। पतंजलि ने कहा कि मामले की जांच के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई को निलंबन आदेश रद्द कर दिया था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने 8 जुलाई को पतंजलि को नया नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार वह 18 जुलाई को पेश हुई। हालांकि अब फैसला राज्य सरकार के पास लंबित है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने आदेश पारित किया है। आईएमए ने एलोपैथिक
मेडिकल पद्धति के खिलाफ भ्रामक दावों और अपमानजनक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पतंजलि ने अदालत को वचन दिया कि भविष्य में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा। हालांकि भ्रामक विज्ञापन जारी रहे, जिसके कारण अदालत ने पतंजलि, इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण और सह संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अदालती वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना कार्रवाई शुरू की। इसके बाद की कार्रवाई में पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अदालत से माफी मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। अदालत की फटकार के बाद पतंजलि ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ अपना नाम देते हुए अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 जुलाई की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कोर्ट के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था। पतंजलि पर अब कुल 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ उनके कपूर उत्पादों के पासिंग ऑफ द कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। 30 अगस्त 2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से हाई कोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था और 8 जुलाई को न्यायालय ने पतंजलि को न्यायालय में 50 लाख रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पतंजलि ने निषेधाज्ञा आदेश के बाद कपूर उत्पादों की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की थी। इस प्रकार निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। जस्टिस RI छागला ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि पतंजलि ने अपने निदेशक रजनीश मिश्रा के माध्यम से झूठे हलफनामे दाखिल करके न्यायालय को गुमराह किया है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों के खिलाफ दायर चुनाव अयोग्यता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को सुनवाई तय की है। शिवसेना उद्धव सदस्य सुनील प्रभु ने अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा 10 जनवरी 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी गई। आदेश में शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सुनील प्रभु की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसमें मामले की लिस्टिंग पर स्पष्टता मांगी गई है। सोमवार को न्यायालय ने अजीत पवार के एनसीपी गुट को अयोग्य ठहराने से स्पीकर से इनकार को चुनौती देने वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार की याचिका को लंबित शिवसेना उद्धव गुट की चुनौती के साथ जोड़ दिया था। बता दें कि प्रक्रियागत आदेश की ओर इशारा करते हुए सिब्बल ने कहा कि चूंकि एनसीपी मामले को सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया, इसलिए मामलों को एक साथ जोड़ने से वर्तमान शिवसेना उद्धव गुट चुनौती की सुनवाई में देरी होगी, जो पहले 6 अगस्त के लिए तय कर दी गई थी। सीजीआई ने स्पष्ट किया कि एनसीपी मामले को शिवसेना मामले के साथ जोड़ दिया गया। न्यायालय ने सिब्बल के अनुरोध पर सहमति जताई है कि मामले को 7 अगस्त को सुना जाए। इस प्रकार एनसीपी और शिवसेना दोनों मामलों की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई में सीजीआई ने कहा था कि पीठ पहले प्रतिवादियों को सुनवाई के मुद्दे पर सुनेगी। शिंदे गुट ने पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें महाराष्ट्र के स्पीकर के उसी आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने उद्धव समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया था। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे और ठाकरे दोनों समूहों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर की गई अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। स्पीकर ने माना कि शिंदे समूह असली शिवसेना है, इस आधार पर कि जून 2022 में प्रतिद्वंदी गुटों के उभरने के समय उनके पास विधायी बहुमत, विधायकों का बहुमत था और स्पीकर ने शिंदे द्वारा नियुक्त व्हिप को शिवसेना पार्टी के आधिकारिक व्हिप के रूप में मान्यता दी और माना कि
कि शिंदे समूह के विधायकों द्वारा व्हिप का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। उद्धव सेना ने चुनौती दी कि स्पीकर का फैसला विधायक दल की अवधारणा को राजनीतिक दल के साथ जोड़कर सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्नातकोत्तर प्रवेश में 50% से अधिक संस्थागत वर्ग के लिए आरक्षण कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने स्नातकोत्तर प्रवेश में संस्थागत वर्ग के तहत सीटों के अत्यधिक आरक्षण या सुपर आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद और 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। संस्थागत वर्ग कोटा अनिवार्य रूप से एक आंतरिक आरक्षण प्रणाली है जहां स्नातकोत्तर प्रवेश सीटों का 1% एम्स में पहले से ही अध्ययन कर रहे सामान्य श्रेणी से संबंधित एमबीबीएस छात्रों के लिए आरक्षित है। और याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनने वाले कई संस्थानों ने सौरभ चौधरी एवं बनाम अन्य के भारत संघ एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा पर से परे संस्थागत वर्ग के तहत सीटें प्रदान की हैं। निर्णय में न्यायालय ने एम्स में पीजी प्रवेश में 50% एम्स छात्र संघ बनाम एम्स एवं अन्य में निर्धारित 25% से बढ़ा हुआ है। संस्थागत वर्ग कोटा की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ये केवल एक अंतरिम उपाय था और राज्य को योग्यता के आधार पर सीटों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। हालांकि याचिकाकर्ता का दावा है कि इन निर्देशों पर 21 साल बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने बताया कि विवादित मुद्दा 2 स्तरों पर है, एक आरक्षण के रूप में कोटा का आवेदन और दूसरा ऐसे आरक्षण 50% की सीमा से अधिक है और उन्होंने 2 काम किए हैं। उन्होंने आरक्षण लागू किया और कुछ विषयों में आरक्षण 50% से अधिक हो गया। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट पी सुरेश ने अदालत को सूचित किया कि कुछ मामलों में संस्थागत वरीयता कोटा के लिए आरक्षण 100% से अधिक हो गया है। इस पर ध्यान देते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस देवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका में नोटिस जारी करने पर सहमति जताई। सीजेआई ने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी करेंगे, देखते हैं कि उनका क्या कहना है, हम इसे अगले सप्ताह रखेंगे। ये याचिका एक डॉक्टर द्वारा दायर की गई है जिसमें जुलाई 2024 सत्र के लिए INICET में 287 की अखिल भारतीय रैंक हासिल है, लेकिन काउंसलिंग के 2 दौर के बाद किसी भी INICET संस्थान में उसे एक भी सीट नहीं दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि अनारक्षित श्रेणी में के लिए आरक्षित सीटें INICET संस्थानों के मौजूदा छात्रों को आवंटन की गई थी। एम्स दिल्ली में हजारों की संख्या में रैंक वाले छात्रों को सिर्फ 2 सीटें, आपको बता दें कि वो सीटें दी गई थी जबकि याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पक्षकार बनाया, जिसमें 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह शामिल है। कोर्ट ने एएसआई और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SLP पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया था। धार्मिक समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को इसके कार्यान्वयन से पहले रिकॉर्ड में रखा जाना था। सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया था। धार्मिक समिति द्वारा लिए गए फैसले को इसके कार्यान्वयन से पहले रिकॉर्ड में रखा जाना था। हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में आशंका जताई गई कि मेहरौली में दरगाह और चिल्लागाह को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा।
क्योंकि जनवरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 600 साल पुरानी मस्जिद और मस्जिद अखौंजी, मदरसा बहरूल उलूम और विभिन्न कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सरकारी प्राधिकरण के इस सब वचन को दर्ज करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया कि किसी भी संरक्षित स्मारक या राष्ट्रीय स्मारक को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अपने आदेश में जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अनधिकृत अतिक्रमणों और विरासत के अधिकार और सांस लेने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी की। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जमीर अहमद जुमलाना नामक व्यक्ति ने ऐतिहासिक संरचनाओं के विध्वंस के खिलाफ तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय केतन साहू अग्रिम जमानत दी है। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन का आरोप है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑक्स्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 24 जून 2024 को साहू को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाला आदेश पारित किया। न्यायालय ने तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को भरोसा किया कि जिसमें कहा गया कि ईडी विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 गिरफ्तारी की शक्ति के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि ये मामला तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में इस न्यायालय के फैसले के अंतर्गत आता है, इसलिए 24 जून 2024 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष माना जाता है। और साहू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पास 5 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति है। ये मामला साहू, उनकी पत्नी नलिनी प्रसूति, राज्य वित्तीय अधिकारी और कई अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। इसके कारण ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत जांच की और भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने साहू को पेश होने के लिए समन जारी किया। साहू और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने भुवनेश्वर में 6 प्लॉट और 3 मंजिला इमारत सहित कई संपत्तियां अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी है, जो आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं दिखा सका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया, जब उनके वकील ने स्पष्ट किया कि साहू बिना गिरफ्तारी के 3 साल से जांच में सहयोग कर रहे हैं और पीएमएलए कोर्ट द्वारा समन नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत दी है। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाटकर को 5 महीने की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाने वाले आदेश को भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। अदालत ने ये आदेश पाटकर द्वारा पिछले महीने एमएम कोर्ट द्वारा उनकी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर पारित किया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 430(1) के तहत सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग करते हुए आवेदन भी दायर किया। अदालत ने अपील पर सक्सेना से जवाब मांगा और मामले को आगे की बहस के लिए भी 4 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। पाटकर को 24 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस समय वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिलिंग फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 25 नवंबर 2000 को देशभक्त का असली चेहरा शीर्षक से प्रेस नोट में उन्हें बदनाम करने का मामला दर्ज किया था। पाटकर ने कथित तौर पर कहा कि सक्सेना कायर है, देशभक्त नहीं है। 2001 में शिकायत के दर्ज होने के बाद ही अहमदाबाद की एमएम अदालत ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और पाटकर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की।
कोर्ट ने कहा कि पाटकर कोई सबूत पेश करने में विफल रही कि उनका इरादा इन आरोपों से होने वाले नुकसान का अनुमान नहीं था। इसके अलावा न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को कायर और देशभक्त नहीं करार देने का पाटकर का निर्णय उनके व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र के प्रति वफादारी का सीधा हमला था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.